अर्जुन का निशाना कहाँ था? मछली की आंख पे। वैसे ही हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें पांचों क्वेश्चंस को सही करना है। कई बार पुराने दोस्त मिलते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं कि छोटे थे तब क्या करते थे, तो हंस हंस के पागल हो जाते हैं। अभी सोच रहे होंगे कि मैम AEIOU बता रहे हो और एन ले रहे हो, जबकि यहाँ तो एस है। अगर उसके पापा पैसे देते हैं, ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, तो वो स्पोर्ट्स बाइक खरीद लेगा। हार्डवर्क करना ही करना है, लेकिन हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो एग्जाम में टाइम सेव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी, ठीक है? और वो स्टेप आप समझ जाएंगे तो जंबल के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे और एक्यूरेटा में रहने के लिए, पावर हासिल करने के लिए समटाइम्स बहुत ही गलत यानी इमोरल और जो बहुत ही कठोर तरीके भी करने पड़ते हैं, करने चाहिए। सिंपल है, इजी है। यहाँ आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 2+ वर्ब फर्स्ट, 2+ वर्ब फर्स्ट आती है और बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी को याद है। कोलोकेशन की बात करें, कोलोकेशन आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड रीडिंग का बिल्कुल फ्री का मार्क्स, बिल्कुल फ्री का मार्क्स है। अगर आप घबराते नहीं, ऑप्शंस पे नजर करते, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये मॉक टेस्ट द पंडित्स ने करवाया था, लाइव मॉक नंबर 12 है, जो 21-22 जुलाई को हुआ था। इसमें जो पेपर था इंग्लिश का, काफ़ी अच्छा पेपर था, कॉन्सेप्चुअल पेपर था। बच्चों को हार्ड लगा, ठीक है, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल जितना क्लियर रहोगे, आपके कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो वो हार्ड नहीं लगेगा आपको। स्कोर भी काफ़ी कम रहा बच्चों का। आज हम इसमें जो पेपर के सारे जो 25 के 25 क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन को बहुत डिटेल से सॉल्व करेंगे और मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट आंसर पे कैसे जाना है, ठीक है, वो सिखाऊंगी। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको समटाइम्स पैसेज का, क्लोजेस का मीनिंग नहीं आता, फिर भी राइट आंसर कैसे करना है वो सिखाऊंगी। बहुत सारी नई अप्रोचेस दूंगी। वोकैबुलरी सेक्शन स्पेशली बच्चे बोल रहे थे टफ लगा, तो उसमें भी हम चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, चारों ऑप्शंस को समझना, उनके मीनिंग रूट वर्ड से वो कंप्लीट आपको करवाऊंगी। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को, चाहे वो ग्रामर का हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो, वोकैब का हो, बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, ठीक है। The precarious case of juvenile delinquency against him was dismissed by the jury in the first hearing. पहले हियरिंग में केस को डिसमिस कर दिया गया, उसके अगेंस्ट जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, जो माइनर होता है वो किसी अपराध को कमिट करता है, गिल्टी पाया जाता है, उसका जो केस था उसको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। प्रिक्यूरियस की स्पेलिंग गलत है, प्रिक्यूरियस नहीं होगा, प्रिकेरियस होगा, ठीक है। प्रिकेरियस का मीनिंग होता है जो अनसर्टेन है, इनसिक्योर है, समटाइम्स वो क्या है, हार्मफुल भी है, अनस्टेबल भी है, हार्मफुल भी है, ठीक है। जैसे कोई इंसान अगर गैम्बलिंग, सट्टेबाजी पे अपनी ज़िंदगी जी रहा है, गुजारा कर रहा है, तो वो क्या है, वो उसकी जो सिचुएशन है वो क्या है, प्रिकेरियस है, प्रिकेरियस सिचुएशन, प्रिकेरियस स्टेट, क्लियर, यानी कि स्टेबल नहीं है, सिक्योर नहीं है। इसके रूट वर्ड से इसके ओरिजिन की बात करें तो PREX का मतलब होता है प्रे, ठीक है। तो जो चीज आपको प्रे करके, प्रेयर से, बैगिंग से मिली है, ठीक है, जो चीज बैग करके, भीख मांग के, प्रे करके मिली है, वो चीज स्टेबल नहीं होती है। ऐसा पहले इस वर्ड का मीनिंग था, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई होकर कि जो चीज स्टेबल नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, वो क्या हो सकती है, हार्मफुल भी है। तो वहीं से इसका मीनिंग हार्मफुल के कॉन्टेक्स्ट में बना। और प्रिकेरियस वर्ड का जो रूट है वो क्या है, प्रे, क्लियर। कोलोकेशन की बात करें, कोलोकेशन आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत बार आता है। प्रिकेरियस स्टेट, प्रिकेरियस सिचुएशन, क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक। क्वेश्चन है आर्टिकल का। आर्टिकल अभी रीसेंट एग्जाम में आर्टिकल के बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले बीच में आर्टिकल्स के क्वेश्चंस कम हो गए थे, लेकिन अभी रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस आर्टिकल के आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ देखो, फिलिंग द ब्लैंक, SDO इज द हेड ऑफ सब डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ मैंने क्या प्रोनाउंस किया, SDO। ठीक है, तो आर्टिकल ए और एन की अगर हम बात करें तो ए आर्टिकल आएगा या एन आर्टिकल आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन साउंड। ए किसके लिए आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, और एन आता है वाउल साउंड के लिए, AEIOU। इसके लिए क्या आएगा, इस वाउल साउंड के लिए एन। क्लियर? तो यहां आएगा एन। तो आप सोचोगे मैम, अभी सोच रहे होंगे कि मैम AEIOU बता रहे हो और एन ले रहे हो, जबकि यहाँ तो एस है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चे यहाँ एस है, एस, अ का साउंड आ रहा है, अ का साउंड यानी वाउल साउंड, स का साउंड नहीं है। जैसे स का साउंड आता स्पीच में, स का साउंड आता स्टोम में। ठीक है, अ स्पीच, अ स्टोम। स का साउंड आता स्क्विरल में, क्या है, अ। स का साउंड स्पीच, स्टोम। लेकिन यहां क्या साउंड आ रहा है, एस, SDO। क्लियर? तो क्या साउंड आए, क्या आएगा, आर्टिकल एन। जैसे फ की बात करें, फॉक्स बोलोगे, फॉक्स, तो फ का साउंड आ रहा है, क्या लेंगे, ए। लेकिन FM, F क्या आएगा, एन। मंकी की बात करें, मंकी, मंकी के लिए क्या आएगा, ए, अ मंकी। लेकिन MLA की बात करें, एन MLA, एन MBBS, एम क्या साउंड आ रहा है, एम, ए, अ का साउंड आएगा तो एन आर्टिकल ही यूज होगा। अब यहां से हमने ये बी भी कट कर दिया और डी भी कट कर दिया। दो ऑप्शंस बचे हमारे पास। इंग्लिश में हमेशा हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है कि पहले जो नहीं आएगा उसको हटाते चलो, इससे आपकी एक्यूरेसी बनती है। क्या बनती है, एक्यूरेसी। ठीक है, तो एन आ गया, यहाँ आर्टिकल आएगा नहीं है। अब देखो, SDO जो होता है वो सब डिवीजन का हेड होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गवर्नमेंट, ग का साउंड है, ए आएगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्पेसिफाई नहीं है और ना ही द आर्टिकल है, कोई स्पेसिफाई नहीं, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका हेड कौन होता है, SDO। तो अ आ जाएगा। सो राइट आंसर क्या होगा, सी। आर्टिकल को हल्के में नहीं ले, यहां से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इस बार एग्जाम्स में आ भी रहे हैं। नेक्स्ट, यहां जो ये क्वेश्चन है ये आपका है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और टोटल 5 तरह की कंडीशंस होती है, जीरो, ओपन, इम्प्रॉबेबल, इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड। ठीक है, आज की क्लास में जो ये पेपर है इसमें 2 कंडीशनल के तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम बहुत डिटेल से देखेंगे, ओपन और अनफुलफिल्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ओपन कंडीशन का है। ओपन कंडीशन में क्या होता है, ओपन कंडीशन में होता है मेरे बच्चे, कंडीशन पूरी तरह ओपन है, अगर ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, ओपन है, चॉइस है। और जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंडीशनल पार्ट और दूसरा होता है मेन पार्ट। कंडीशनल पार्ट कौन सा होता है, जिसमें कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट, ये वर्ड्स जहां है वो कंडीशनल पार्ट है। ओपन कंडीशनल में कंडीशनल पार्ट आता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है, वर्ब फर्स्ट एस या ईएस। ठीक है,
अगर हेल्पिंग की बात करेंगे तो सिंपली आता है इज एम आर। एक्टिव की बात करेंगे तो आता है वर्ब फर्स्ट एस या ईएस, और पैसिव में आता है इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड। मैं टेंस में तीनों स्ट्रक्चर बच्चों को एक साथ करवाती हूँ ताकि उनको पैसिव में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में ये हो गई वर्ब फर्स्ट एस या ईएस जो है एक्टिव स्ट्रक्चर। मेन पार्ट आता है किसमें? फ्यूचर सिंपल या समटाइम्स मॉडल सिंपल, मॉडल सिंपल या फ्यूचर सिंपल। इसकी हम बात करें तो कैन, मे, विल और शैल, ये चार मॉडल यूज होते हैं। विल शैल तो फ्यूचर में भी है, मॉडल तो कैन, मे और विल और शैल, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट, ये हो जाती है एक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पर देखो इस सेंटेंस में इफ हिज फादर विल गिव, तो इफ के केस में विल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? देखो अभी अभी हमने देखा क्या आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, बाद वाले पार्ट में विल आया, विल बाय, विल प्लस वर्ब फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें विल हटाना है, हटा दिया, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हिज फादर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो यहाँ आगे आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो गिव को किससे रिप्लेस करेंगे? गिव्स से। गिव को किससे रिप्लेस करना है? गिव। किसकी वजह से? फादर की वजह से। तो ये गिव नहीं होगा, गिव किस में चला गया? पास्ट में। सो राइट आंसर हो जाएगा बी। इफ हिज फादर गिव्स मनी, अगर उसके पापा पैसे देते हैं, ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, तो वो स्पोर्ट्स बाइक खरीद लेगा। कंडीशन पूरी तरह ओपन है। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। क्लियर? मतलब अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। अभी अपने हाथ में है चीजें, अगर अभी से मेहनत करोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, है ना? तो ओपन कंडीशन है, अगर पापा पैसे देते हैं तो स्पोर्ट्स बाइक खरीद लेगा। नेक्स्ट, यहां पर हमें मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर, इसको सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज पे एम्फसाइज करना, किसी चीज पे बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होना कि ऐसा ही करना है, ऐसा करना है, मतलब खूब फोर्स लगाना। यहाँ इंसिस्ट के बाद में टू गो आया है, ये स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, इंसिस्ट के साथ में इंसिस्ट की स्ट्रक्चर होती है इंसिस्ट ऑन समथिंग या इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, इंसिस्ट ऑन समथिंग या इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग। क्लियर? अब देखो पहले वाले में है इंसिस्टेड गो, ये गलत है। फिर है बी में इंसिस्टिंग, अकेला इंसिस्टिंग ले लिया, अकेला इंसिस्टिंग तो वैसे ही गलत हो गया, इज एम आर वॉज वर है ही नहीं यहाँ पर कुछ, तो वैसे ही गलत है ये वाला। फोर्थ में देखो मोहन इंसिस्ट टू और फिर आईएनजी, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, मोहन ने इंसिस्ट किया वहां जाने के लिए। इंसिस्टेड के बाद में आएगा ऑन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की एरर है यहाँ पर, प्रेपोजिशन ऑन डूइंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे राखी आ रही है या कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो जनरली कजन्स इकट्ठे होते हैं, तो बाहर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब घूमने की प्लानिंग करने में कोई बोल रहा है कि चलो जू चलते हैं, कोई बोलता है नहीं चौपाटी चलते हैं, तो दूसरा बोल रहा है बीच चलते हैं। उसमें एक मोहन है, वो बोलता है नहीं अम्यूजमेंट पार्क ही चलेंगे। बोला तो श्योर है क्या? नहीं मुझे अम्यूजमेंट पार्क ही जाना है, ये करना है वो करना। तो वो इसने इंसिस्ट किया कि वही मज़ा आएगा, वही इंजॉय करेंगे, वही बेस्ट है। तो वो उस केस के लिए क्या आएगा? मोहन इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, मोहन ने इंसिस्ट किया वहां जाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ एक चीज और बता दूं, इंसिस्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। नेक्स्ट, ये आपका अगला जो क्वेश्चन है ये आ गया अनफुलफिल्ड कंडीशन। अभी अभी जो हमने बात की थी कंडीशन की, ये है अनफुलफिल्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो फुलफिल नहीं हुआ, जो पूरा नहीं हुआ, कुछ ऐसा हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा करते तो वैसा हो जाता, यानी अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन में जो कंडीशनल पार्ट है वो रहता है पास्ट परफेक्ट में।
पास्ट परफेक्ट का मतलब हेल्पिंग में होता है हैड बीन, एक्टिव में होता है हैड प्लस वर्ब थर्ड, और पैसिव में होता है हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, और मॉडल परफेक्ट में यहां आ जाता है, जनरली आता है आपका वुड हैव बीन, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड, या वुड हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। ये इसकी एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर है बच्चे। एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर आप समझते रहते हैं तो आप रटते नहीं है चीजों को, कॉन्सेप्चुअली आपको आ जाता है। बहुत बार पैसिव स्ट्रक्चर भी बना के दे देता है, बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पार्ट पास्ट परफेक्ट में। दूसरा मॉडल परफेक्ट इन इट्स पास्ट फॉर्म, जनरली वुड आता है क्योंकि यहाँ पर उस चीज की पूरी संभावना होती है, ऐसा होता, ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, तुम ऐसे पहले बताती कि आने वाली हो तो मैं अरेंजमेंट कर देता, तो उस केस के लिए मॉडल आता है वुड। जब शुड का मीनिंग हो, कुड का मीनिंग हो, या माइट का हो तो वो भी आते हैं, बट बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब देखो हैड आई नोन, हैड आई नोन ये इन्वर्जन है। अगर हम इसको ऐसे लिखें इफ आई हैड नोन तो भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। इफ आई हैड नोन ये भी सही है। तो इफ आई हैड नोन या हैड आई नोन कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। तो हैड आई नोन दैट यू वर प्लानिंग टू विजिट मी, अगर मुझे पता होता, यानी उसको पता नहीं था, अगर मुझे पता होता कि तुम प्लान कर रहे हो मुझे विजिट करने का, आई शुड हैव डन ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, मैं सारे नेसेसरी अरेंजमेंट कर देता। शुड का भाव नहीं है भाई। ठीक है, मस्ट तो आता ही नहीं है इस केस में। 4 ही मॉडल आ सकते हैं, ओपन में भी कैन में विल शैल आते हैं, और इसमें भी 4 ही। और यहाँ वुड हैव डू तो गलत स्ट्रक्चर है, शुड आएगा नहीं, राइट आंसर होगा बी। आई वुड हैव मेड, वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, मैं सारे नेसेसरी अरेंजमेंट कर देता। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस का बहुत ही कॉमन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट, द सुमो रेसलर सीम्ड टू बी इनकैपेबल फिलिंग द ब्लैंक बीइंग टायर्ड। तो इनकैपेबल के साथ में प्रपोजिशन आता है ओव, ये ओव साउंड करेगा। ओफ होता है वो ओ डबल एफ होता है। ठीक है, इनकैपेबल माने नॉट कैपेबल, इनकैपेबल माने नॉट कैपेबल, नॉट एबल टू डू समथिंग। नॉट एबल टू डू समथिंग, जैसे इनकैपेबल ऑफ स्पीच, स्पीच से क्या है वो इनकैपेबल है। इनकैपेबल ऑफ बैड टेम्पर। ठीक है, ये कोलोकेशंस है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने प्रिकेरियस का बताया, जैसे मैंने इनकैपेबल का बताया, ऐसे आपको आना चाहिए। जैसे इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, इनकैपेबल ऑफ स्पीच हो सकता है, इनकैपेबल ऑफ बैड टेम्पर हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट आप जब क्लोज टेस्ट करते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स करते हो, तो बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आई हैड डन, हैड डन कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, मैंने अपनी कुकिंग कर ली थी, आई हैड डन माई कुकिंग, कर ली थी। When विष्णु केम, केम कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। When विष्णु केम टू सी मी, जब विष्णु मुझे देखने आया, आया था। केम किसको बता रहा है? पास्ट को। जब विष्णु मुझे देखने आया था उससे पहले मैंने अपनी कुकिंग कर ली थी। ठीक है, और यहाँ देखो ये सेंटेंस है आपका पास्ट सिंपल विद पास्ट परफेक्ट, और ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान से समझो, यहां से ग्राफ से आपको समझा रही हूं। ये है मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट, ये पार्ट है आपका फ्यूचर, और ये है पास्ट। ठीक है, पास्ट में एक एक्शन यहां हुआ, एक एक्शन उससे भी पहले हुआ, यानी पास्ट मतलब पुराना,
पुराने का भी पुराना, यानी पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो जब कोई दो एक्शन पास्ट में होते हैं तो जो पुराना एक्शन है वो होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और जो नया एक्शन होता है वो होता है पास्ट सिंपल में। विष्णु आया, उससे पहले मैंने कुकिंग कर ली थी, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, कुकिंग का, बाद में क्या एक्शन हुआ, विष्णु का आना। तो पुराना एक्शन पास्ट परफेक्ट, नया एक्शन पास्ट सिंपल। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स मिलने आए, उससे पहले मैंने होमवर्क कर लिया था। ठीक है, जैसे यहाँ पर कई बार व्हेन की जगह बिफोर लगा के सेंटेंस बनते हैं और बहुत कॉमन सेंटेंस है। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब दो एक्शन हुए, डॉक्टर का आना, पेशेंट का मरना। पेशेंट पहले मर चुका था, पास्ट परफेक्ट, डॉक्टर बाद में आया, पास्ट सिंपल। क्लियर? तो जब कोई दो एक्शन पास्ट में होते हैं तो ओल्डर एक्शन पास्ट परफेक्ट में आता है और न्यूअर एक्शन पास्ट सिंपल में आता है। ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो यहां पर कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, ये एकदम सही सेंटेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक पीपल वुड फॉल फिलिंग द ब्लैंक लाफिंग। यहां पर प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है, फॉल अबाउट होगा, फॉल अबाउट लाफिंग, मतलब इतना इतना अनकंट्रोल होकर हंसना, लोटपोट हो जाना, गिरते हुए, गिरते पड़ते हुए, इसको ऐसे याद कर सकते हो, फॉल माने गिरना होता है, तो गिरते पड़ते हुए हंसने लगे, मतलब इतना अनकंट्रोल हो गए कि हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हम बोलते हैं ना कि हम हंसी से लोटपोट हो गए, तो वही हो गया फॉल अबाउट लाफिंग। ठीक है, जैसे हम कई बार कुछ कॉमेडी शो देख रहे होते हैं और इतनी हंसी आती है कि हम लोटपोट हो जाते हैं। कई बार पुराने दोस्त मिलते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं कि छोटे थे तब क्या करते थे, तो हंस हंस के पागल हो जाते हैं। तो फॉल अबाउट समथिंग यानी कि टू लाफ इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, अनकंट्रोल्ड बिल्कुल तरीके से हंसना क्या होता है, फॉल अबाउट। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका ये जम्बल्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, जम्बल्ड का क्वेश्चन है और जम्बल्ड के क्वेश्चंस को फास्ट और एक्यूरेसी, क्योंकि फास्ट करके गलत नहीं करना, हमें फास्ट भी करना है और एक्यूरेसी से करना है। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी। ठीक है, और वो स्टेप आप समझ जाएंगे तो जम्बल्ड के क्वेश्चन चुटकियों में होंगे और एक्यूरेट होंगे। क्लियर? यहाँ देखो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शंस क्या है। जैसे यहाँ ए और सी, स्टार्ट करने वाला जो सेंटेंस है वो या तो ए है और या क्या है, सी है। यानी जो स्टार्ट करने वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन सेंटेंस, स्टैंड अलोन सेंटेंस, या बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में इंडिविजुअल है, जिसको पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। ठीक है, जिसका पहले किसी सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, जो अपने आप में इंडिविजुअल है, जिसके बारे में बात की गई है, किसी को इंट्रोड्यूस कराया गया है। प्रस्तावना हम बोलते हैं ना कि किसी टॉपिक को, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए में, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक अर्बनाइजेशन हैड ड्रास्टिकली चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ सिटीज। अर्बनाइजेशन ने सिटीज के सोशल फैब्रिक को बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। ठीक है, बी में बोला है दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस, दैट, दीज और दोज, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये जब नाउन के पहले आते हैं तो ये क्या बनते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो किसी चीज के बारे में पहले बात हुई है उसी के बारे में दिस, ये, ठीक है, दीज प्लूरल होगा तो आएगा। तो यहाँ यानी कि कनेक्टिंग है, यहाँ से शुरू नहीं हो सकता, ना ही ऑप्शन दिया है, तो बी को छोड़ दो। सी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन rapid industrialization led to the growth of the factories and an increase in job opportunities.
देखो इसको, सेंटेंस को ध्यान से देखो कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है फैक्ट्रीज की और इंक्रीज हो रही है किसमें, जॉब अपॉर्चुनिटीज में। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, यहाँ पर स्टैंड अलोन सेंटेंस है जिससे सारे सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। फिर 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक क्या होगा, और वो सब बातें बाद की है। सबसे पहला जो चीज है, जो जनरल है, जो बिल्कुल जनरल है, दैट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगी, सी से स्टार्ट होगी। और सी से स्टार्ट करने के दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में आपको स्मार्टनेस दिखानी है। देखो हार्ड वर्क करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो एग्जाम में टाइम सेव नहीं कर पाएंगे। फिर जो हमारे पास पैसेज है, क्लोज है, उनको हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस में सी के बाद ई ए आ रहा है, ई ए आ रहा है, तो यहां से हमें श्योर है कि सी के बाद ई ए ही आएगा। फिर भी मैं आपको पूरा समझाती हूँ। देखो सी में बोला कि जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, ई में बोला है मैनी पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटी। बहुत सारे लोग रूरल एरिया से सिटीज में गए। क्यों गए भाई, क्यों गए, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। तो ये जो ई वाला पार्ट है, ई जो सेंटेंस है वो किससे जुड़ा हुआ है, सी से जुड़ा हुआ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो लोग जाएंगे शहरों की तरफ। बिल्कुल बात है। तो सी के बाद में क्या आ गया मेरे बच्चे, ई। सी और सी के बाद में क्या आ गया, ई। ठीक है, सी के बाद आया ई, फिर बोल रहा है ए। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक अर्बनाइजेशन हैड ड्रास्टिकली चेंज द सोशल फैब्रिक्स। पहले बोला कि सिटीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी तो लोग गांव से शहरों में पलायन कर गए, मूव कर गए। फिर बोल रहा है कि सोशल फैब्रिक था सिटीज का, वो क्या हो गया, ड्रास्टिकली चेंज हो गया। ठीक है, पहले देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, फिर लोग जो है वो शहरों, गांव से शहरों में गए और वहां पर सोशल फैब्रिक चेंज हो गया, यानी सी ई ए। अब ए में जो बोला है, ए में क्या बोला गया है कि सोशल फैब्रिक्स ऑफ द सिटीज चेंज हो गया। डी में बोला है हाउएवर इट क्या है, प्रोनाउन। किसी भी पैराग्राफ में जब किसी चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं तो नाउन आता है, और उसे नाउन के बारे में आगे आगे बात चलती रहती है तो प्रोनाउन यूज होता है। तो यहाँ ये इट किसके लिए आया है, अर्बनाइजेशन के लिए। ठीक है, इट ऑल्सो, ऑल्सो क्यों होता है, ऑल्सो कब यूज होता है, आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन। ऑल्सो क्यों आया, मैं भी, यानी कि जो ऊपर जो सेंटेंस है उसी के सपोर्ट में वो दूसरा सेंटेंस है, उसी के सपोर्ट में वो बोल रहा है। तो जहां इसने बोला सोशल फैब्रिक की बात करी, तो डी में बोला इट ऑल्सो रिजल्टेड इन ओवर क्राउडिंग, पुअर लिविंग कंडीशन एंड सोशल अनरेस्ट। सब वही उसी को आगे ऐड करता जा रहा है, यानी ए के बाद में क्या आ जाएगा, डी। ए के बाद में क्या आ जाएगा, डी। लास्ट में दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, लोग पहले शहरों में गए, ये सोशल फैब्रिक ऑफ द सिटीज चेंज हुआ, सोशल अनरेस्ट हुआ, पुअर लिविंग कंडीशंस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वाज अकम्पेनिड बाय सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस सिटीज। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि वो अकम्पेनिड हुआ किसके साथ में, उसके साथ में और क्या था, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे जो वहां रह रहे थे, इनहैबिटेंट्स मतलब रहने वाले ऑफ दीज सिटीज। क्लियर, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, बी। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या बन गई, सी ई ए डी बी। क्लियर है बच्चे। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में पढ़ते हुए लिंक्स को फाइंड करना है। यहाँ तो मैंने आपको एक एक सेंटेंस हिंदी ट्रांसलेट करके समझाया, आपको एग्जाम में लिंक्स को फाइंड करना है, ऑप्शंस को देखना है और फटाफट राइट आंसर पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर शी बिगिन, पहले, इससे पहले कि वो शुरू करती, शी आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर से पूछा, वेदर शी राइट विद द पेन और अ पेंसिल, उसको पेन से लिखना चाहिए या पेंसिल, चॉइस है, पेन या पेंसिल। आस्क किया है, उसने पूछा है किससे लिखना चाहिए, सजेशन एडवाइस की डिमांड कर रही है वो, आस्क पूछा है उसने। ठीक है, पूछा है तो यहाँ पर क्या आएगा, शी शुड राइट, क्या आएगा, शी शुड राइट।
कैन नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, ड्रोट नहीं आएगा, क्या आएगा? शुड। राइट आंसर ए। क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बतानी है। रवीना हैज मेड अप हर माइंड, रवीना ने अपना माइंड बना लिया था, टू कैरिड मिनिमम लगेज विद हर, अपने साथ में मिनिमम लगेज ले जाने का। टू के साथ में क्या आती है? वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू के बाद आएगा कैरी, ना कि कैरिड। कैरिड क्या है? वर्ब सेकंड पास्ट। राइट आंसर हो जाएगा सी, टू कैरी। सिंपल है, इजी है। यहाँ आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू प्लस वर्ब फर्स्ट आती है, और बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी को याद भी रखना है। ठीक है बच्चे? क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लोज टेस्ट में हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे अर्जुन का निशाना कहाँ था? मछली की आंख पे। वैसे ही हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें पांचों क्वेश्चंस को सही करना है। ठीक है? कई बार ऐसे क्लोज टेस्ट आएंगे जिनमें कुछ ऐसे वर्ड्स दे देगा जो पढ़ते बच्चा परेशान हो जाता है कि यार इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, ये क्या लाइन आ गई, इसका मीनिंग मुझे नहीं आता, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। उस पर ध्यान नहीं देना है, वहाँ पर एकदम फोकस रहते हुए कि मुझे क्या करना है, मुझे पांचों क्वेश्चन सही करने हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए उस पर सोचना है। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये मैं बताऊंगी कि कैसे अप्रोच करना है। इस क्लोज टेस्ट में एक तो बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन था, फ्री का मार्क था, जो कि बैकवर्ड रीडिंग। बैकवर्ड रीडिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि जब वो क्वेश्चन आए तो आप खुद ही आंसर करें, और जिस बच्चे ने खुद ही बैकवर्ड रीडिंग से आंसर किया वो कमेंट भी करें। बैकवर्ड रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि पीछे किसी सेंटेंस में ये चीज़ आई थी, जो उसका हिंट होती है कि दो में क्या आएगा। ठीक है? जो पहले लाइन से मिलता है उसको बैकवर्ड रीडिंग बोलते हैं, और इसी के अपोजिट होता है फॉरवर्ड रीडिंग, कि फर्स्ट में क्या आएगा ये हमें फिफ्थ में जाके पता चलता है। ठीक है? तो सबसे पहली चीज आपको क्लोज टेस्ट में जो करनी है, पूरे पैसेज को एक बार पढ़ना जरूर है, बिना ऑप्शन पुट किए। उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या थीम है, क्या टोन है, किस तरह के वर्ड्स और किस टाइप का पैसेज है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत पेशेंस से, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। ये जो क्लोज टेस्ट पैसेज आते हैं कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी दे सकता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होता कि इस टाइप का मैंने पढ़ा नहीं, इस टाइप का मैंने देखा नहीं। ये विचार नहीं आना चाहिए, विचार एक ही रहना चाहिए कि मुझे पांचों के पांचों क्वेश्चंस को सही करना है। ठीक है? देखो, प्रोफेसर निर्मल के गांगुली, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है? ये ICMR की फुल फॉर्म दे दी, जिनके फॉर्मर डायरेक्टर बता दिए प्रोफेसर निर्मल कुमार गांगुली। मैं तो आपको पूरा समझाऊंगी सॉल्व करके। एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट, पूरा पढ़ते हुए क्वेश्चंस को टारगेट करना है, हिंदी अनुवाद करने नहीं बैठना है। क्लियर? वो क्या है, इंडियन काउंसिल के फॉर्मर डायरेक्टर है, वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर इन सिंचन 2024। ठीक है? वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। सिंचन का बताया, सिनर्जी इन साइंस बिल्ड थ्रू एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन फॉर हाई क्वालिटी डेटा एंड एक्सपर्टीज NCR बायोटेक क्लस्टर। इन हिज एड्रेस, उनके एड्रेस में प्रोफेसर गांगुली हाईलाइटेड, प्रोफेसर गांगुली ने हाईलाइट किया क्या हाईलाइट किया? द फिलिंग द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने अपने एड्रेस, जो उन्होंने स्पीच दिया, उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया कि जो इम्पॉर्टेंस है किसकी, कोलैबोरेशन किसमें, एकेडमिक और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में, इनके कोलैबोरेशन की इम्पॉर्टेंस पे उन्होंने हाईलाइट किया। क्लियर? अब यहाँ पर हमें वर्ड चाहिए, इंपॉर्टेंस आया है आगे। अब देखो, फिजिकल इंपॉर्टेंस, क्या कोलैबोरेशन, जब दो इंडस्ट्री, दो लोग, दो टीम, दो ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन करते हैं, तो फिजिकल तो एक एंटिटी होगी, जैसे फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है एक्सरसाइज के लिए। ठीक है? तो फिजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है क्या किसी कोलैबोरेशन की? नहीं, इररेलेवेंट है, यानी बिल्कुल भी इस पैराग्राफ से लेना देना ही नहीं है। मेंटल इंपॉर्टेंस भी इररेलेवेंट है। मेंटल इंपॉर्टेंस जो माइंडफुल जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए हम बोल सकते हैं, पर मेंटल इंपॉर्टेंस कोलैबोरेशन,
करने के लिए मेंटल इंपॉर्टेंस, कोई लॉजिक ही नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। फिर होता है मेडिकल इंपॉर्टेंस, रेड एरिंग, ये आपको लग सकता है क्योंकि यहाँ मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स भी दिए हैं, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी बोला है, तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर किस चीज़ को एम्फसाइज किया गया है, जो हाई क्वालिटी डेटा एक्सपर्टीज जो बात चल रही है कोलोब्रेशन की, किसकी, कोलोब्रेशन की, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो कोलोब्रेशन में मेडिकल कोलोब्रेशन तो है ही नहीं ना, मेडिकल का क्या लेना, यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंस, कौन सी इंपॉर्टेंस, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, कि कितना क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्रूशियल है, क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स वहां से जरूर जुड़े हुए हैं। जैसे हम बोले कि एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 के लेवल को रिड्यूस करना आज हमारी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्यूचर की चीजें वहां से जुड़ी हुई है, एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, और ये कोलोकेशन भी है। क्लियर? नेक्स्ट, ही कमेंडेड THSTI, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इस तरह का, तो उसको बोल रहा है ही कमेंडेड दिस टी फिलिंग द ब्लैंक इट्स एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर, ब्रिंग साथ लाना स्टेक होल्डर्स को फ्रॉम डाइवर्स एरिया विद द शेयर्ड फोकस ऑन बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। उसने कमेंड किया, कमेंड यानी प्रशंसा की, किसकी प्रशंसा की, प्रेज किया, THSTI की प्रशंसा की कि उसने जो एफर्ट्स किए हैं साथ लाने के, किसको साथ लाने को, स्टेक होल्डर्स को डाइवर्स एरियाज से साथ लाने को, और उनके जो शेयर्ड फोकस है वो कौन किस पे है, बायो इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, कमेंड के बात करें तो कमेंड यानी प्रशंसा करना, और कमेंट के साथ फॉर या ऑन प्रेपोजिशन यूज होता है, कमेंट समबडी समथिंग ऑन या फॉर। अब यहाँ पर अबाउट और फ्रॉम तो नहीं आएगा, पर आप सोच रहे होंगे मैम आपने ऑन भी बता दिया, फॉर भी बता दिया, तो क्या आएगा। देखो ग्रामेटिकली ऑन और फॉर दोनों सही हैं, ऑन और फॉर दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर सही आंसर फॉर होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी की प्रशंसा करने का कोई स्पेसिफिक रीजन दिया हो, कोई स्पेसिफिक रीजन दिया हो, उस केस में फॉर का यूज होता है। जैसे उसने कमेंट किया तिष्ठी को उसके एफर्ट्स के लिए, तो क्या आएगा, फॉर। फॉर ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? तो जब हमें कोई स्पेसिफिक रीजन दिया है तो क्या आएगा, फॉर आएगा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, प्रोफेसर गणेशन कार्तिकेयन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ तिष्ठी, इन हिज एड्रेस शेयर्ड द विजन। प्रोफेसर जो है गणेशन ने, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने अपने एड्रेस में शेयर किया है विजन, किसके पीछे का, सिंचन 2024 का, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्री पार्टनरशिप इन एडवांसिंग ट्रांसलेशनल रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ देखो, बियॉन्ड विजन, बियॉन्ड सिंचन, सिंचन के परे, मोर देन, बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि अब ये सिंचन की तो बात ही चल रही है ना, उससे मोर देन सिंचन तो हो नहीं सकता, सिंचन के पहले नहीं हो सकता, ये भी इररेलेवेंट है। बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू, बगल में, सिंचन के बगल में नहीं होगा। राइट आंसर होगा बिहाइंड। क्यों होगा? हिंदी में भी हम बोलते हैं इस चीज के पीछे, ये करने के पीछे, ये बोलने के पीछे आपका मोटो क्या है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, बोलते हैं इसके, ये बात बोलने के पीछे तुम्हारा मोटो क्या है। तो पीछे क्या, वैसे ही इंग्लिश में यहाँ आएगा बिहाइंड, द विजन बिहाइंड, मतलब सिंचन के पीछे का विजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बिहाइंड। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोफेसर कार्तिकेयन एम्फेसाइज, उन्होंने एम्फेसाइज किया है तिष्ठी's कमिटमेंट टू लीवरेजिंग इट्स रिसर्च एक्सपर्टीज एंड कटिंग एज फैसिलिटीज to filling the blank industry partners and further translational research efforts.
मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, ऐसे टर्म्स देख के, ऐसे सेंटेंस देख कर बिल्कुल परेशान मत होना। हमने जो भी आंसर किए हैं उनमें इन टर्म्स का कोई भी लेना देना नहीं है, ये आपको डराने के लिए बनाए हैं, इसीलिए बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। आपको टारगेट करना था राइट ऑप्शन पे। अगर आप घबराते नहीं, ऑप्शंस पे नज़र रखते, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ पर देखो, सपोज आपको ये इतनी बड़ी लाइन है, इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, मत आने दो, सिंपल सा देखो, टू गिवन है, अभी अभी हमने बात की, टू के साथ क्या आती है, वर्ब फर्स्ट, तो टू एम्पावर्ड हो सकता है क्या, नहीं। एम्पावर्ड हो सकता है क्या, नहीं। एम्पावरिंग हो सकता है क्या, नहीं। क्या होगा, एम्पावर। सिंपल। हमें वहां पर मीनिंग निकाल के कुछ करना थोड़ी है, हमें तो राइट आंसर पे जाना है, दैट इज द मेन थिंग, वही हमारा टारगेट है। ठीक है। ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज, उसने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया डीबीटी को फॉर देयर सपोर्ट इन फैसिलिटिंग सिंचन 2024। ठीक है। उसके इन हिज एड्रेस, उनके एड्रेस में टू द गैदरिंग डॉक्टर राजेश गोखले ने अप्रिशिएट किया एफर्ट्स ऑफ THSTI इन होस्टिंग सिंचन 2024 बाय ब्रिंगिंग। मैं आपको यहाँ पर जस्ट 2 सेकंड का टाइम देने वाली हूँ और आप एक बार देख लो अच्छे से, क्या आप वहाँ राइट आंसर बता सकते हो। बैकवर्ड रीडिंग का बिल्कुल फ्री का मार्क्स, बिल्कुल फ्री का मार्क्स है। यहां देखो मेरे बच्चे, क्या लिखा है, ब्रिंगिंग टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम डाइवर्स एरियाज से स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा, ब्रिंगिंग टुगेदर, और यहां क्या कर दिया, ब्रिंगिंग दे दिया और आगे पूछ लिया। इससे इजी क्या होगा। ठीक है। अ डाइवर्स, ब्रिंगिंग टुगेदर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, इससे इजी क्या होगा बताओ। फ्री के मार्क्स है ना, ये आपकी पैसेज में ही, आपके क्लोज टेस्ट में ही आंसर गिवन था, आपको बस फाइंड करना था, कॉन्सेंट्रेट होकर ढूंढना था कि क्या आंसर होगा, परेशान नहीं होना था। मैंने तो नहीं किया ना कोई ट्रांसलेशन, मैंने तो नहीं कोई टर्म्स, सिंपल आंसर आपके सामने है। नहीं समझ में आ रहा पूरा पैसेज, देख लो आंसर आपके सामने है। क्लियर है। देखो समझ में आया, ब्रिंगिंग टुगेदर। ग्लिम्स का मतलब क्या होती है, झलक, ग्लिम्स, ठीक है, मतलब झलक, ग्लांस, ग्लिम्स। इमेजिनेशन यानी इमेजिनेशन, आउट माने आउट। क्लियर है। उसके एड्रेस में उसने अप्रिशिएट किया टिस्टी को, एक साथ जो उसने लेकर आए स्टॉक होल्डर्स को, उसने हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस किसकी, एकेडमिक इंडस्ट्री की, कोलैबोरेशन के लिए, बायो इनोवेशन। उन्होंने बोला एनसीआर बायोटेक क्लस्टर वेल इक्विपमेंट टू मीट इंडस्ट्री डिमांड्स। बिल्कुल ठीक बात है। पर ये सारे क्वेश्चंस में अगर आप बिना घबराए करते तो फटाफट हो सकते थे। ठीक है। एग्जाम में टारगेट क्वेश्चन पे करना है। क्लियर। नेक्स्ट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मैकियावेलियन, मैकियावेलियन में ME नहीं आएगा, MA आएगा। वेलियन में VE आएगा, VA नहीं आएगा। राइट स्पेलिंग है MACHIAVELLIAN। मैकियावेलियन का मतलब होता है बहुत ही कनिंग, अनस्क्रूपुलस। ठीक है। मैकियावेलियन वर्ड का ओरिजिन है भाई, इसका ओरिजिन है नेम ऑफ निकोलो मैकियावेली, जो एक इटालियन पॉलिटिशियन था। ठीक है। जिसने एक बुक लिखी, आपने सुना भी होगा, द प्रिंस। ठीक है। उस बुक में उसने ये बताया कि सत्ता में रहने के लिए, राजा बनने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, पावर हासिल करने के लिए समटाइम्स बहुत ही गलत यानी इमोरल और जो बहुत ही कठोर तरीके भी करने पड़ते हैं, करने चाहिए। ठीक है। कनिंग मतलब चालाक तरीके से। तो सत्ता पाने के लिए हमेशा ये बोलता है कि हमेशा सही नहीं, कुछ टाइम कुछ गलत मेथड्स भी और कुछ कठोर नियम कायदे कानून भी लगाने पड़ते हैं। और उससे वहीं से मैकियावेलिया जो इंसान था नाम, वहीं से ये वर्ड आया मैकियावेलियन, किसके लिए, कनिंग या अनस्क्रूपुलस। ठीक है। यानी कि डिसऑनेस्ट या क्लेवर तरीके को यूज करना।
मैनिपुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है, मदर टोल्ड हर सन नॉट टू वेल्टर इन प्लेजर एंड आइडलनेस। मदर ने बच्चे को कहा कि वेल्टर नहीं होना चाहिए प्लेजर और आइडलनेस। वेल्टर का मतलब होता है बहुत ही कंफ्यूजन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन, केओस, केओस बोल सकते हैं हम, जम्बल्ड बोल सकते हैं, केओस, जम्बल्ड, ठीक है। तो यहाँ देखो जुबिलेंट किसके लिए आता है, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, जॉय के लिए, जॉयफुल, ओवरजॉयड। जैसे कोई चैंपियनशिप जीती तो फिर वो जो टीम थी वो क्या थी, जुबिलेंट हो गई। स्टैगर होता है लड़खड़ाते हुए चलना, अनस्टेडी स्टेप्स के साथ। जैसे किसी आदमी ने अगर वाइन ज़्यादा पी ली तो वो लड़खड़ाते हुए चलेगा, तो लड़खड़ाने के लिए आता है स्टैगर। बीविल्डर होता है जैसे कि कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, पजल हो जाना, ठीक है। राइट आंसर होगा टर्मोइल। टर्मोइल, ट्यूमुल्ट, जंबल, कियोस, ये किसके लिए आते हैं, कंफ्यूजन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है, कम्बैटिव। कम्बैटिव का मतलब होता है झगड़ालू, आर्ग्यू टू फाइट, रेडी टू आर्ग्यू और फाइट। रेडी टू आर्ग्यू, आर्ग्यू करने के लिए या फाइट करने के लिए तैयार रहना। क्वालसम नेचर होना, कैंटनकेरस बोलते हैं, ठीक है। बेलिकोस बोल सकते हैं, बेलिजरेंट हो सकता है, ठीक है, झगड़ालू प्रवृत्ति का, ठीक है। तो इसका एंटोनिम बताना है, जो बहुत शांत है, बिल्कुल नहीं लड़ता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा पीसफुल, फ्रेंडली, पीसफुल। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस होता है जिसको इजीली नोटिस किया जा सके। इसमें रूट वर्ड है स्पिक, का मतलब होता है टू सी। स्पिक माने क्या है, टू सी। कौन माने क्या है, टुगेदर या विद। जिसको देखा जा सके, जिसको हम देख सके, इजीली नोटिसिएबल, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। इजीली नोटिस ना हो, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। कन्वीन, कन्वीन मतलब कौन, टुगेदर, वीन माने टू कम। ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा किया जाए, प्लेस पे इकट्ठा हो, उसके लिए कन्वीन आता है। ब्लूमिंग, एक फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और बूमिंग हेल्दी के लिए भी आता है। क्लियर। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, पीसफुल। अब बताते हैं आपको कम्बैटिव का रूट। कॉम यानी टुगेदर, और बैट मतलब होता है टू फाइट, जो किसी के साथ भी लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार रहे। रेडी टू फाइट, रेडी टू आर्ग्यू, कम्बैटिव। क्लियर। नेक्स्ट इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है जो चीज जल्दी ही होने वाली है, घटित होने वाली है, ठीक है। इसका ओरिजिन नॉटिकल लैंग्वेज से है। किससे, नॉटिकल लैंग्वेज से। समुद्री, जब शिप जो होती थी, अगर वो किनारे पे खड़ा होकर अगर शिप दिखाई दे रही है, एक तो है कि हम किनारे पे खड़े हैं और दूर दूर तक शिप दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, और एक है कि हम किनारे पे खड़े हैं, शिप आई नहीं है अभी तक पोर्ट पे, लेकिन दिखाई दे रही है, तो उस दिखाई देने वहां यूज करते थे ओफिंग, यानी कि अब वो दिखाई दे रही है, मतलब वो जल्दी क्या होगी, किनारे पे आ जाएगी, ठीक है। तो इन द ऑफिंग मतलब अपीयर सोन। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ राइट। फोर्थ राइट होता है जो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से, फ्रैंक तरीके से अपनी बात को कैंडिड तरीके से बोल देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, उसको बोलते हैं फोर्थ राइट। फोर्थ यानी फॉरवर्ड, राइट माने स्ट्रेट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अपनी बात बोल देना, कोई छल कपट कुछ नहीं। क्लियर, यानी आउटस्पोकन। सिनोनिम बताना था, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है। रैकलेस, रैकलेस का मतलब होता है जो बहुत रैश है, ठीक है, केयरलेस है, उसको बोलते हैं रैश। जैसे रैश हम यूज करते हैं ड्राइविंग के लिए, राइट। रेलेवेंट यानी जो उपयुक्त है, सही है, रेलेवेंट है, ठीक है, कनेक्टेड है। नेक्स्ट
एंटोनिम पूछा है आपसे, मार्क वॉज जस्ट अ कैलो यूथ ऑफ 16 व्हेन ही अराइव्ड इन पेरिस। मार्क एक कैलो यूथ था। कैलो का मतलब होता है नॉट एक्सपीरियंस्ड, नाइव, जेजून, unsophisticated, greenhorn, ये होता है। इसका ओरिजिन भी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैलो का ओरिजिन है CLU, कालू, जिसका मतलब है बाल्ड। क्या होते हैं, जो कुछ पक्षी होते हैं जब वो अभी तक पूरी तरह मेच्योर नहीं होते हैं तो उनके चोंच पर और उनके सिर पर बाल नहीं उगते हैं, वो बाल्ड रहते हैं। बाल्ड है मतलब वो अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं। तो वहीं से उस मतलब मेच्योर नहीं हुए यानी कैलो है, तो वहीं से जो मेच्योर नहीं है अभी, नॉट एक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, जेजून है, अनसोफिस्टिकेटेड है, उसके लिए क्या आने लग गया, कैलो। क्लियर? यहाँ देखो बोल्ड मतलब जो बोल्ड है, बहादुर है। शाय, शाय यानी शर्मिला, ये नहीं होगा। चर्लिश जिसका टेम्पर्ड बहुत बेकार है, बैड टेम्पर्ड है, सरली है, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि सिनोनिम क्या है, अनसोफिस्टिकेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, कोजिंग एनॉयंस और रिजेंटमेंट, गुस्सा। ठीक है, यहाँ देखो ओनवी, ओनवी यूज होता है बोर्डम के लिए, बोर हो जाने के लिए, ये नहीं होगा। फिक्टिशियस होता है, फिक्ट माने होता है टू मेक, आर्टिफिशियल, मतलब जो मनगढ़ंत है, ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, फिक्ट जैसे फिक्शनल जो कहानियां होती है, जो बनी होती है, फिक्ट माने टू मेक। राइट। एग्जोडस, एग्जोडस का मतलब में देखो, रूट वर्ड में देखोगे तो एक्स माने क्या होता है, आउट, जैसे एग्जिट। ऑडोस मतलब रोड या वे, बहुत सारे लोग जब एक जगह से चले जाते हैं तो हो जाते हैं एग्जोडस। ठीक है, राइट आंसर होगा गैलिंग। एनॉयंस, एंग्री के लिए आता है गैलिंग। नेक्स्ट, ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी, ईडियम है। लाइट किसी चीज को सीरियस नहीं लेना, नॉट सीरियस। ट्रिवियल तुच्छ होना, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लाइट लेना। तो ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजरी यानी उसने अपनी इंजरी को हल्के में लिया, हल्के में लिया यानी उसने उसको लाइटली ट्रीट किया, ट्रीटेड इट लाइटली। क्लियर है? नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, रेस, कल्चर की साइंस। देखो, अगर आप इसको रूट वर्ड से समझे तो एंथ्रोपो जो होता है वो ह्यूमन के लिए आता है रूट वर्ड, मैनकाइंड और ह्यूमन। ठीक है, लॉजी मतलब होता है स्टडी या साइंस। ठीक है, जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, लवर ऑफ मैनकाइंड। जैसे बिल गेट्स, जो बहुत, फिला मतलब रूट वर्ड में क्या हो गया, लव, और एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट। जैसे बिल गेट्स है जो अपनी संपत्ति बहुत दान कर देते हैं लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए, मैनकाइंड के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। बट यहाँ दूसरे ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी स्टडी होती है ह्यूमन के नेचर की, सोशल एक्टिविटीज, सोशल नेचर, उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं। यूजेनिक्स, यू माने गुड और जीन यानी जीन, अच्छी नस्ल। ठीक है, अच्छी ब्रीडिंग, गुड, अच्छे जीन्स से अच्छे नस्ल के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कैसे क्या किया जाए साइंस के थ्रू कि अच्छे नस्ल के जनरेशन्स आगे आए, उसके लिए आता है यूजेनिक्स। इसका एंटोनिम हो गया था डिसजेनिक, इसका एंटोनिम डिसजेनिक। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब विस्फोट हुए थे, उसके बाद वहाँ पर जो नस्लें थी आगे वाली, वो बहुत सारे डिसेबल पैदा हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी उन लोगों में, तो वो डिसजेनिक है। यूजेनिक अच्छा। ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हमारी बायोलॉजी की एक जो ब्रांच होती है जिसमें जीन्स से रिलेटेड स्टडी, हेरिडिटी को बताया जाता है, दैट इज जेनेटिक्स। तो यहाँ पर साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी।
क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।